पहले आप कंटेंट लिखो, राइट ऑन कंटेंट। पेपर का नेम आपको मालूम है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। पेपर नेम इज मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। एमएमई के आपके 2 पेपर्स हैं इस सेमेस्टर में, एमएमई 1, नेक्स्ट सेमेस्टर में एमएमई 2। सो 50% कंटेंट आपको यहाँ कवर अप करना है और 50% नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर अप करना है। क्लियर? राइट ऑन कंटेंट। कंटेंट लिखने में टॉपिक नंबर 1 है आपका, रादर से टॉपिक नंबर 1 और यूनिट नंबर 1, दैट इज सेट्स, रिलेशंस, functions, logic and numbers। ये आपके टॉपिक नंबर 1 के अंदर कंटेंट, जिसमें मेन कंटेंट फंक्शंस का है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपका मेन टॉपिक। अब आइए टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 और यूनिट नंबर 2, इसके अंदर आपको करना है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, एप्रोक्सीमेशन, मोनोटोनिक फंक्शंस, ग्रोथ रेट, इलास्टिसिटी, ये मैंने आपको एक रफ आइडिया कंटेंट के बारे में लिख दिया है। ऑल्दो सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर कवर करना है। जरूर सबसे ज़्यादा कंटेंट आपकी यूनिट नंबर 2 में है और ऑब्वियसली इसकी वेटेज भी आपकी ज़्यादा है। अभी मैं वेटेज आपके लिए डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में आपको करना है ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर करना है आपको मैक्सिमम मिनिमम, एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शंस। मैक्सिमम मिनिमा एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शंस, ये आपकी यूनिट नंबर 3 में कवर अप करना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आपको करना है इंटीग्रेशन। यूनिट नंबर 5 डिफरेंस इक्वेशन। इतने कंटेंट्स आपको कवर अप करने हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। ठीक है, सब यूनिट की मैं आपको वेटेज बता देता हूँ जो है। पहले यूनिट की आपकी वेटेज है 10%, 10% ऑफ 75, रादर से 7.5 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन होगा। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपका कंटेंट है, उसकी वेटेज मैंने आपसे क्या कहा, सबसे ज़्यादा कंटेंट यूनिट नंबर 2 के अंदर है, ऑब्वियसली उसकी वेटेज भी आपकी ज़्यादा है। वो वेटेज है आपकी 55%। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 आपकी इसकी वेटेज है 25%। आप एक बार काउंट कर लो, 10 + 55 दैट इज 65 + 25 दैट इज 90। 90% कंटेंट आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में कवर अप लेना है।
इसका मतलब बहुत ही माइनर कंटेंट आपका इंटीग्रेशन के लिए रह गया, दैट इज़ 5%, एंड डिफरेंस इक्वेशन के लिए भी 5%। क्लियर? माइनर सा कंटेंट इंटीग्रेशन के लिए और माइनर सा कंटेंट आपके डिफरेंस इक्वेशन के लिए कवर करनी, मेजर कंटेंट आपकी ऑप्टिमाइजेशन तक है। क्लियर? बुक जो आपको फॉलो करना है वो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, वो हैमंड फॉलो करना। क्लियर? आपके रीडिंग लिस्ट में हैमंड ही चल रहा है, ठीक है। और इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक करना। 10th चैप्टर इज मेंट फॉर इंटीग्रेशन, और इसमें 10th चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है आपकी, सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करने हैं, 10.1, 10.2 एंड 10.3। डिफरेंस इक्वेशन में भी आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर नंबर 20 करना है, और इसके अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है आपको 20.1, बाकी कुछ नहीं करना। तो आपको जो करना है इस बुक से, जो आपकी रीडिंग लिस्ट है, ठीक है, रादर से ऑथर नेम इज हैमंड, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक करना है। चैप्टर नंबर 10 में माइनर सा कंटेंट करना है, दैट इज 10.1, 10.2, 10.3 फॉर इंटीग्रेशन, एंड डिफरेंस इक्वेशन में माइनर सी चीज़ें करनी है, दैट इज 20th चैप्टर की 0.1 एक्सरसाइज। बाकी आपको इसके अंदर कुछ कवर अप नहीं लेना है, मेन आपको यही, ठीक है। तो ये तो हुई रीडिंग लिस्ट। एक बुक और आप हेल्प ले सकते हो, वो है RS भारद्वाज की, पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक एप्लीकेशन। इस बुक को आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन के लिए ही फॉलो करना है, बाकी चीज़ें के लिए नहीं फॉलो करना, क्योंकि बुक ज़्यादा रिवाइज नहीं है, तो ऑब्वियसली, और आपके रीडिंग में इकोनॉमिक एप्लीकेशन रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड बुक का हेल्प आप इकोनॉमिक एप्लीकेशन के लीजिए, बाकी के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग लिस्ट जो आपकी हैमंड वाली है, आपको उसी पर स्टिक करना, उससे आपसे डेविएट नहीं होना, ठीक है। वो मेन चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 से, और टॉपिक नंबर 1 में टॉपिक्स आपके क्लियरली लिखे हुए हैं, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लॉजिक एंड नंबर्स। मैंने आपसे क्लियरली कहा कि फंक्शन का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10% यदि है उसकी वेटेज, तो 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो फंक्शन से ही आता है, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको लॉजिक एंड सब का भी मिलेगा, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम है। सो मेन टॉपिक इज यूनिट नंबर 1 के अंदर फंक्शंस, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन हमारी वहीं है, ठीक है। तो हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करें। Write down functions. Write down definition. Let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. लिखा आपने? आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन, F A to B। हम इसे रीड करते हैं F is a function from A to B, या फिर रीड करते हैं F is a mapping from A to B, and sometimes we read it F is a correspondence from A to B। हमने आपको लिख के दिया F A to B, rather say F is a function from A to B, F is a mapping from A to B, और F is a correspondence from A to B। इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज कहें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। लिखिए F
each element of A must be associated with unique element of B. If each element of A must be associated with unique element of B. इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको अंडरलाइन कर ली. एक वर्ड है ईच, दूसरा वर्ड है यूनिक. मैं आपको इसका मीनिंग बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ. मीनिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फंक्शन ए टू बी तभी होगा जब ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के यूनिक एलिमेंट के साथ होगा. रादर से ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन बी के सिर्फ एक और एक एलिमेंट के साथ होगा. ईच का मतलब ईच मेंबर, मतलब कोई भी मेंबर ऐसा ए में नहीं होना चाहिए जो बी के साथ अटैचमेंट नहीं रखता हो. और जब आप अटैचमेंट चेक करने जाएं तो वो सिर्फ एक और एक मेंबर के साथ होना चाहिए, तब तो वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है. कंफर्म. अब रही बात, जो बातें मैंने आपसे कही उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. राइट डाउन एग्जाम्पल. देखिए सेट ए में 1 2 3 4, सेट बी में 5 6 7 8. मैंने 1 की एसोसिएशन 6 के साथ कर दिया, 2 की एसोसिएशन 5 के साथ कर दिया, 3 की एसोसिएशन 6 के साथ कर दिया, 4 की एसोसिएशन 7 के साथ कर दिया. क्लियर. हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. क्लियर. तो मैंने आपसे डेफिनेशन में क्लियरली कहा कि ए के ईच मेंबर का एसोसिएशन बी के यूनिक मेंबर के साथ होना चाहिए. सिर्फ हमें यही चेक करना, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना. तो मुझे बताइए, क्या ए का ईच मेंबर बी के साथ अटैच्ड है? रादर से ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए जो बी के साथ अटैचमेंट नहीं रखता हो. तो मुझे बताइए, क्या ईच वर्ड सेटिस्फाइड है? यदि वो सेटिस्फाइड है तो हम यूनिकनेस उसके बाद देखेंगे. तो ए आप क्लियर कट देखो, ए का ईच मेंबर बी के साथ अटैचमेंट रखता है. कंफर्म. अब रही बात यूनिकनेस है या नहीं. तो मुझे देखिए 1 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 6 के साथ. किसके साथ है? ओनली 6, दैट इज यूनिक. 2 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 5, दैट इज यूनिक. 3 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 6, दैट इज यूनिक. 4 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 7, दैट इज यूनिक. कंफर्म. तो डेफिनेशन जब भी फंक्शन का चेक करना हो तो आप दो ही चीज चेक करेंगे, ए का ईच मेंबर बी के यूनिक मेंबर के साथ. तो आप क्लियर कर देखिए, ए का ईच मेंबर बी के साथ अटैचमेंट रखता है. अब वो अटैचमेंट सिर्फ एक मेंबर के साथ होनी चाहिए. तो 1 की अटैचमेंट सिर्फ एक मेंबर के साथ है, दैट इज 6. 2 की अटैचमेंट सिर्फ एक मेंबर के साथ है, दैट इज 5. 3 की अटैचमेंट सिर्फ एक मेंबर के साथ है, दैट इज 6. 4 की अटैचमेंट भी सिर्फ एक मेंबर के साथ है, दैट इज 7. इसका ईच और यूनिक वर्ड दोनों ही सेटिस्फाइड है. अब रही बात ये फंक्शन है नहीं या नहीं, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये फंक्शन के कैटेगरी में है. सो राइट डाउन फंक्शन. क्लियर यहां तक? आपका डेफिनेशन सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली ये फंक्शन है. इसे हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन, और इसे कहते हैं फंक्शन का कोडोमेन. फर्स्ट वन इज डोमेन, सेकेंड वन इज कोडोमेन. 5 6 7 इसे हम कहते हैं रेंज. क्लियर? एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है. किसका सबसेट होता है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये सबसेट का आपका साइन है. एक माइनर सी बात और मैं आपसे पूछूंगा, यदि ऐसा लिखा हुआ एफ ए टू बी, तो ऑब्वियसली ए क्या है? डोमेन.
और बी क्या है, बी ध्यान रखिएगा कि रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है आपका। क्लियर? जब भी लिखा हो ए टू बी तो ए तो ऑब्वियसली डोमेन होता है, बी इज नॉट अ रेंज, दैट इज कोडोमेन। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में। मैंने सेट ए के अंदर लिख दिया है 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर लिख दिया है 5 6 7 8 और मैंने 1 की अटैचमेंट 6 के साथ कर दी है, 2 की अटैचमेंट 5 के साथ कर दी है, 3 की अटैचमेंट 6 के साथ कर दी है, 3 की अटैचमेंट 7 के साथ भी कर दी है, 4 की अटैचमेंट 8 के साथ कर दी है। अब बताइए इज इट अ फंक्शन? तो आपको यदि फंक्शन चेक करना है तो फिर वही बात आपको करनी है, ए का ईच मेंबर बी के यूनिक मेंबर के साथ अटैच होना चाहिए। तो आप क्लियर कर देखो 1 2 3 4 सारे के सारे मेंबर्स बी के साथ अटैचमेंट रखते हैं, इसका मतलब ईच वर्ड तो सेटिस्फाइड है, मतलब ए में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो बी के साथ अटैचमेंट नहीं रखता हो, तो ऑब्वियसली ईच का कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब रही बात यूनिकनेस सेटिस्फाइड है या नहीं, तो आप क्लियर कर देखो कि 1 की एसोसिएशन ओनली 6 के साथ, यहाँ यूनिकनेस फॉलो हो रही है। 2 की एसोसिएशन ओनली 5 के साथ है, यहाँ भी यूनिकनेस सेटिस्फाइड है। 3 के एसोसिएशन 6 और 7 के साथ है, यहाँ यूनिकनेस फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि ये 2 मेंबर के साथ अटैच हो रहा है, ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं है, लेकिन नॉट अ फंक्शन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये क्लियर है? एक रिमार्क डालो, लिखो रिमार्क नंबर 1। लिखो ग्राफिकली, ग्राफिकली में स्टेटमेंट लिखो, इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to y-axis cuts the graph at only one point, cuts the graph at only one point, लिखे then it is a function। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया if a line drawn parallel to y-axis cuts the graph at only one point then it is a function। मतलब आपको y-axis के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट होनी चाहिए, यदि वो सिर्फ एक जगह कट कर रही है तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। कंफर्म? लिखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किसका इक्वेशन है? ऑब्वियसली सर्कल का। रेडियस क्या है? 1, सेंटर क्या है? 0 0, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे। किसका इक्वेशन है? सर्कल का। रेडियस कितनी है? 1, सेंटर क्या है? 0 0, ड्रॉ की। मैं अपनी तरफ से इसमें एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके लिए क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या स्टेटमेंट लिखवाया? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब लाइन आपको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। ड्रॉ की वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, कितनी जगह कट है? ऑब्वियसली 2 जगह पे। ये यानी कि ये सर्कल के ऊपर कट देखना, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर 2 जगह कट हुई,
मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह या एक ही जगह ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ एक जगह कट होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये दो जगह कट हो रही है तो ये फंक्शन है या नहीं है, तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं है, लेकिन नॉट अ फंक्शन। राइट ऑन सेकेंड वन। लिखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। किसका इक्वेशन है? पैराबोला। किसका इक्वेशन है? पैराबोला। यदि y पे स्क्वायर होगी तो सिमेट्री x एक्सिस पे होगी, y पे यदि स्क्वायर होगी तो सिमेट्री x एक्सिस पे होगी, और x पे स्क्वायर होगी तो सिमेट्री y एक्सिस पे होगी। फिलहाल बताइए किसके ऊपर स्क्वायर है? y के ऊपर, तो सिमेट्री किस पे होगी? x एक्सिस पे होगी। तो ड्रॉ किए पैराबोला। ये ध्यान रखिएगा x एक्सिस y एक्सिस मैंने आपके लिए जो ड्रॉ कर दिए, लेकिन वो ग्राफ का पार्ट नहीं है, ठीक है, ग्राफ का पार्ट नहीं है। बी क्लियर वर्ड 10 y पे स्क्वायर है, सिमेट्री हमेशा x एक्सिस पे होगी। अब लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है? ऑब्वियसली y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। कितनी जगह कट? दो जगह पे। यदि कट एक से ज़्यादा जगह पे है तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं है, तो ये आपकी फंक्शन नहीं है। फिर से लिखिए नॉट अ फंक्शन। अब कुछ लोग ये बात अराइज करते हैं कि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ही क्यों ड्रॉ करते हो? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ही क्यों ड्रॉ करते हो, ये बात अराइज होती है। तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लियर कट आप समझ जाएंगे क्यों ड्रॉ होती है। सपोज ये वैल्यू है 1, आपको यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देनी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मुझे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 2। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आपकी हुई 1 2, और ये पॉइंट हुई 1 माइनस 2। 1 की एसोसिएशन 2 के साथ भी हुई, 1 की एसोसिएशन माइनस 2 के साथ भी हुई। आपको मालूम है इज इट यूनिक एसोसिएशन? तो जब भी एसोसिएशन एक से ज़्यादा मेंबर्स के साथ होती है तो यूनिकनेस नहीं होल्ड करती। तो 1 का एसोसिएशन 2 के साथ भी है, माइनस 2 के साथ भी है। ऑब्वियसली ये फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता। यदि कट एक जगह होगी तो नॉट सेटिस्फाई होगी, यदि कट एक से ज़्यादा जगह पे होगी तो एसोसिएशन यूनिक नहीं होगी, फंक्शन का डेफिनेशन आपका कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये चेक करने के लिए कट कितनी जगह। यदि एक जगह कट होगी तो एसोसिएशन यूनिक जाएगी, और एक से ज़्यादा जगह पे कट होगी तो एसोसिएशन यूनिक नहीं होगी। क्लियर? लेकिन थर्ड वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए किसका इक्वेशन है? ऑब्वियसली पैराबोला। लेकिन अब स्क्वायर किसके ऊपर है? x के ऊपर। तो नो डाउट सिमेट्री किस पे होगी? y एक्सिस के राउंड। x पे स्क्वायर होने पे y एक्सिस के राउंड, y पे स्क्वायर होने पे x एक्सिस के राउंड। तो मुझे बताइए यहाँ x के ऊपर से स्क्वायर है, ऑब्वियसली पैराबोला इक्वेशन आपकी, तो x पे स्क्वायर होते ही सिमेट्री किस पे होगी? y एक्सिस के राउंड होगी। ड्रॉ किए ग्राफ। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह पे। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे एक जगह कट है, तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन है। फोर्थ वन, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आपको अच्छी तरह से मालूम है, V शेप का होता है। फिर से ड्रॉ किए y एक्सिस के पैरेलल लाइन, कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह। ये भी आपका फंक्शन, एक जगह कट होते ही फंक्शन है। फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा ग्राफ एक्स क्यूब का है। वंस अगेन y एक्सिस के पैरेलल लाइन यदि आप ड्रॉ करेंगे
तो एक जगह कट होगी, एक जैसे जगह जैसे ही कट हुई तो ये आपका फंक्शन होगा। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक जगह कट होते ही फंक्शन है। ठीक है, ये जो भी ग्राफ मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ये मोस्ट एलिमेंट्री ग्राफ्स है। क्लियर? इनकी नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत टेढ़ा ग्राफ सब ड्रॉ कर रहा हूँ। मोस्ट एलिमेंट्री ग्राफ्स है लेकिन नॉलेज इसकी होनी चाहिए आपकी। देखिए 6th y इज इक्वल टू ई एक्स, ई एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। ये ग्राफ आपका ई एक्स का है। क्लियर? और y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह कट, ऑब्वियसली फंक्शन है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आपको e की वैल्यू याद है या नहीं है। ये वैल्यू हमेशा याद रखिए कि e की वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जरूर याद रखिए। ठीक है, कि ये उसकी वैल्यू है और आपके नॉलेज में वो बात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों ने डेसिमल के बाद 1 लाख प्लेसेस तक याद रख रखी है, 1 लाख प्लेसेस तक याद कर रखा है लोगों ने, उनका नेम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ठीक है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम 2 डिजिट जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो इसे हम यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट 7th y is equal to log x to the base e, sometimes also called lnx, sometimes also called lnx। log 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉग जिसका कि बेस e होता है और एक कॉमन लॉग जिसका कि बेस 10 होता है। कैलकुलस में जो बेस यूज होता है वो हमेशा बेस ई पे। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि 2 तरह के बेस यूज होते हैं, 2 तरह के मोस्ट कॉमन लॉग्स हैं। एक टू द बेस ई वाला जिसे कि हम नेचुरल लॉग कहते हैं, n फॉर नेचुरल, और एक टू द बेस 10 वाला जिसे हम कॉमन लॉग कहते हैं। ऐसा नहीं कि यही 2 लॉग यूज होते हैं, यही 2 बेस यूज होता है, इसके अलावा भी कई सारे बेसिस यूज होते हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट फेमस है वो टू द बेस ई एंड टू द बेस 10। कंफर्म? मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसका। मैं फिर से कहूँगा जो ग्राफ मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ वो मोस्ट एलिमेंट्री ग्राफ्स है। ये आपका ग्राफ है log x का, y एक्सेस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कितनी जगह कट? ऑब्वियसली एक जगह कट, ये आपकी फंक्शन है। कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह, ऑब्वियसली ये आपका फंक्शन है। लेकिन 8th ये आपके एग्जामिनेशन में है, मॉड y इज इक्वल टू x, और 9th y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 फंक्शंस मैंने आपको दिए, आप इसे कीजिए। ठीक है, या मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। लेकिन इन दोनों के चीज़ें जो मैंने आपको दी, 8th मैंने आपसे क्लियरली कहा कि आपके एग्जामिनेशन में एक बार आया है, 9th भी एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी नॉलेज उसके अंदर आप गेन करेंगे, तो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहले तो हम 8th की बात करेंगे, उसके बाद हम 9th की तरफ जाएंगे। तो आइए 8th 8th आपका मॉड y इज इक्वल टू x। यदि आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लॉटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है, यदि आप वो प्लॉट करना चाहें तो कुछ पॉइंट्स का हेल्प ले सकते हैं। मैं आपके लिए ले रहा हूँ हेल्प थोड़ा सा। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होगा, या रहा। ठीक है, एक बार x की वैल्यू 0 रखिएगा, y क्या आएगा 0, और एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे तो मॉड y इज इक्वल टू 1, मॉड y इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए y की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली प्लस माइनस 1।
एक बार मैंने x 0 रखा तो मॉड y इज इक्वल टू 0, y 0। एक बार x 1 रखा तो y की वैल्यू आई ±1। यदि हम इसे प्लॉट करें तो ये आपकी हुई 0 0 और ये आपकी हुई 1 1 और ये आपकी हुई 1 -1। ये 0 0, ये 1 1, ये 1 -1। कंफर्म। तो एक लाइन आपकी इधर गई और एक लाइन आपकी इधर आई। अब ड्रॉ किया y एक्सिस के पैरेलल लाइन, कितने जगह कट? ऑब्वियसली 2 जगह पे, ठीक है। और 2 जगह कट हुआ तो ये आपका फंक्शन नहीं है। जब भी आप लिखेंगे फंक्शन नहीं है तो उसका रीज़न नहीं है। रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका। क्या रीज़न? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the graph at only one point, then it is a function. In this case it cuts at 2 points, so obviously not a function. यदि आपको मार्क्स चाहिए तो ये नहीं कि सब कट करके दिखाना है, प्रॉपर रीज़न भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 9th वन, y इज इक्वल टू √1 - x²। यदि आप इसकी स्क्वायरिंग करते हो क्या आएगा? 1 - x²। दिस इम्प्लाइज y² इज इक्वल टू y² प्लस x² इज इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन है? ऑब्वियसली सर्कल का। सेंटर क्या है? 0 0, रेडियस क्या है? 1। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं। तो एक बात यानी कि यदि आप फंक्शन में जाएंगे तो आप इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। ग्राफ तो आपको ये ड्रॉ करने के लिए कहा गया। इससे सिर्फ आपको ये हिंट मिलती है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। ड्राइंग तो आपको इसको करनी, लेकिन इसको ड्रॉ करने से पहले मैं आपसे एक माइनर सी बात कंफर्म कर लेता हूँ। वो हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नेगेटिव होता है या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इस स्क्वायर रूट मुझे चाहिए 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-2 नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट +-2, इट इज़ ऑलवेज +2। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ऑलवेज नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो मुझे बताइए यहाँ से निकली हुई वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यदि मैं इसे ड्रॉ करूँ तो आपको सर्कल का इक्वेशन जरूर ड्रॉ करना है, लेकिन पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि y आपकी क्या है? पॉजिटिव। y तभी पॉजिटिव होती है जो एक्सिस के ऊपर होता है। तो आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो सेमी सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सिस के ऊपर y आपकी पॉजिटिव होती है। कंफर्म? एक्सिस के ऊपर y क्या होती है? पॉजिटिव। तो पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना, आपको हाफ ऑफ द सर्कल ड्रॉ करना। अब यदि आप यहाँ y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली कट एक जगह होगी, और यदि कट एक जगह होती है तो ये आपका फंक्शन होगा। कोई डाउट? क्लियर? 2 नोट लिख ली। एक तो नोट नंबर 1 में लिख ली, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर is always non-negative. The square root of any number is always non-negative. और note number 2, लेकिए y is equal to -√1 - x²। अब मुझे बताइए रूट से निकली हुई वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन आगे साइन क्या लिखा हुआ है? माइनस। ऑब्वियसली y अब क्या हुई? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नो डाउट वो नेगेटिव हुई। तो यदि आप इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ
तो ये ग्राफ अब आपका एक्स एक्सिस के ऊपर की जगह एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और ये भी आपका फंक्शन के कैटेगरी में होगा। यदि मैं इसे ऐसे कन्वर्ट कर दूं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? कंप्लीट सर्कल का इक्वेशन है। कंप्लीट सर्कल का इक्वेशन है। तो नोट, अब यदि आप इसे ड्रॉ करते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल ड्रॉ होगा, और यहाँ यदि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो कट आपकी दो जगह पे जाएगी, और कट जैसे ही दो जगह पे गई तो ये फंक्शन के कैटेगरी में नहीं होगा। क्लियर बात? किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? ये हुआ कि आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चंस किए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, कि मैं आपको एक बुकलेट दूंगा। इस बुकलेट को आपको करना है, ठीक है? इसमें आपके रीडिंग के भी सारे क्वेश्चंस हैं, और जो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं उनके भी क्वेश्चंस हैं। आप यदि इसको करते हो तो आपका 90% प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं है। मैं 100% की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 90% की गारंटी ले रहा हूँ कि यदि आप इस बुकलेट को करो तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं, आपको यहीं सेंट्रिक होना है। क्लियर? बस बुकलेट कीजिए और रजिस्टर करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये दोनों करने पे आपके प्रॉब्लम्स जितने भी तरह के हैं, मैंने उससे कहा कि 90% की सॉल्यूशंस की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है? अब जरा मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ फंक्शंस के ऊपर, क्लियर, जो आपके एग्जामिनेशन में आया, और थोड़ा सा लैंग्वेज उसका चेंज्ड है। इधर देखिए, यहां देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेज नंबर 7 पे है, और पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए ले रहा हूं। आप इसे कॉपी करो, विजिबल है? आप एक बार देख ली, क्वेश्चन नंबर 8 विजिबल है? विजिबल है तो आप इसे कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? इज द रूल दैट असाइंस टू ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हर मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स अ फंक्शन, और लिखा इज द फंक्शन 1 1। तो 1 1 की बात तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन फंक्शन की बात तो हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है? आपने कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने के बाद एक मिनट मैं आपसे कंफर्म करूंगा कि फंक्शन है या नहीं है। आपको जब भी चेक करना हो कि फंक्शन है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन के डेफिनेशन को रिकॉल करना है। फंक्शन के डेफिनेशन को रिकॉल करना है, वो मैंने आपको क्लियर कट लिखवाया था। ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, और देखेंगे ये चीज़ इसके अंदर फिट हो रही है नहीं। कंफर्म? ये चीज़ इसके अंदर फिट हो रही है या नहीं हो रही है? यदि फिट हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन है, और नहीं फिट हो रही तो फंक्शन नहीं है। तो मुझे बताइए, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास में स्टूडेंट्स हैं 50। मुझे बताइए, यदि 50 के 50 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिए तो क्या हर एक को मार्क्स मिलेगा? हाँ या नहीं? तो हर एक को यदि मार्क्स मिलेगा तो इसका मतलब ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। अब रही बात, जो हर एक को मार्क्स मिलेगा वो सिर्फ एक होगा या बहुत सारे होंगे? क्योंकि यूनिकनेस तो इसी से देखते हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि मैथ्स में जो आपके मार्क्स एलोकेटेड हैं रादर से सीबीएसई के अंदर, वो सिर्फ एक है या बहुत सारे हैं?
तो आपको अच्छी तरह से मालूम है सिर्फ एक है, हाँ या नहीं? तो यदि वो एक है तो ऑब्वियसली यूनिक, ऑब्वियसली क्या है? यूनिक। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 ने 50 के 50 ने एग्जामिनेशन दिए, तो आपको मालूम है हर एक के कॉपी पे मार्क्स होगा, रादर से ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, हर एक को मार्क्स मिला, इसका ईच सेटिस्फाइड है। अब रही बात यूनिकनेस सेटिस्फाइड है या नहीं, तो यूनिकनेस इसलिए सेटिस्फाइड है कि हर एक के कॉपी पे सिर्फ एक ही मार्क्स होगा मैथ्स के अंदर, तो ऑब्वियसली यूनिकनेस सेटिस्फाइड है। सो राइट डाउन इट इज अ फंक्शन सिंस ईच स्टूडेंट इन अ क्लास will get unique marks, since each student in a class will get unique marks. Clear? इसमें दो वर्ड आपको अंडरलाइन कर लेना है, एक each, दूसरा यूनिक। ये क्राइटेरिया जब भी फुलफिल होगी तो ऑब्वियसली फंक्शन होगा, ठीक है? और क्लियर बात, ईच और यूनिक सेटिस्फाइड होते ही फंक्शन होगा। रही बात यदि आपको 1-1 की कोई नॉलेज है तो मैं थोड़ा सा 1-1 के बारे में बोलना चाहूँगा, ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा उसे, ठीक है? तो आपको मालूम है 1-1 तब होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ क्या अटैच्ड होता है, रादर से डिफरेंट स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं उनको डिफरेंट मार्क्स आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी सेम मार्क्स मिल सकता है। तो यदि 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स मिलता है तो इसका मतलब 1-1 का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है, ये फंक्शन आपकी 1-1 नहीं है। 1-1 तब होता जब हर एक स्टूडेंट जो क्लास के अंदर है उसको क्या होते हैं, अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आपको मालूम है 2 स्टूडेंट 90 पे हो सकते हैं या 4 स्टूडेंट 95 पे हो सकते हैं। तो 2 या 3 या 4 स्टूडेंट जब भी एक ही मार्क्स पे हों तो 1-1 के क्राइटेरिया को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर बात? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो फंक्शन का एक डेफिनेशन लेकर मैंने आपको इतनी बातें समझाई, ठीक है? इतनी बातें आपको हमेशा आपके नॉलेज में होना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज करें और इसको सॉल्व करें, ठीक है? फंक्शन अभी चलेगा, आपकी क्लासेस 4-5 क्लासेस होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेके 1-2 बातें और बताता हूँ आपको फंक्शंस के अंदर। क्वेश्चंस मैं एग्जामिनेशन का ही लूँगा। फिर से मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लिए क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी करना है, ठीक है? आप इसे कॉपी कर लिए। किया कॉपी आपने? क्या लिखो है? द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन। क्या लिखो है? एक्स इज इक्वल टू के, फाइंड के, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपके लिखी हुई है। मुझे बताइए, जो मैं आपसे पूछूंगा, यदि कोई कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू के है तो के राइट साइड का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा के लेफ्ट साइड का ग्राफ होगा। इज इट ट्रू? के राइट साइड का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा के लेफ्ट साइड का ग्राफ होगा। इसका मतलब k+1 पे वही वैल्यू होगी जो k-1 पे होगी। सिमेट्री का मतलब यही, k+2 पे वही वैल्यू होगी जो k-2 पे होगी। तो मुझे बताइए k+x पे वही वैल्यू होगी जो क्या होगी? k-x पे होगी। यदि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k है तो k के राइट साइड का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा लेफ्ट साइड का होगा।
तो k प्लस 1 पे उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी k माइनस 1 पे आएगी, k प्लस 2 पे उतनी ही वैल्यू होगी जितनी k माइनस 2 पे होगी, तो k प्लस x पे उतनी ही वैल्यू होगी जितनी k माइनस x पे होगी. सो राइट ऑन फर्स्ट लाइन लिखिए, सिंस the curve is symmetrical about the line, since the curve is symmetrical about the line x is equal to k, therefore f of k minus x is equal to क्या होगा, f of k plus x. क्लियर, f of k minus x is equal to क्या होगा, f of k plus x. लेकिन दिस इम्प्लाइज आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट की तो क्या आ जाएगा, k माइनस एक्स होल स्क्वायर 4k माइनस एक्स प्लस 5, और यहाँ क्या होगा k प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4k प्लस एक्स प्लस 5. कोई डाउट यहाँ तक? कॉपी कर लिए यहाँ तक. यहाँ आपको a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4x प्लस 5, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दी, k स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4x प्लस 5. अब देखिए इसमें से कौन कौन सा टर्म आपका कैंसिल आउट है, k स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4k कैंसिल आउट, नेक्स्ट 5 आपकी कैंसिल आउट. क्या रह गया, इधर से रह गया माइनस 2kx, इधर से आपका रह गया, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर लिए तो ये हो जाएगा 4kx प्लस 8x इज इक्वल टू 0. आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है. तो आप इसमें से 4x कॉमन लो, 4x कॉमन लो, क्या बचेगा, k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -2. k की वैल्यू क्या होगी, -2. कंफर्म. इसका मतलब आपकी कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन क्या हुई, x इज इक्वल टू -2. द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन क्या, x इज इक्वल टू -2. कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं. ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था, इससे सिमिलर क्वेश्चन आपके बुक में जो है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सेम क्वेश्चन उस टाइप का जो है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता, वो क्वेश्चन को चेंज करके देंगे आपको, ठीक है. वो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 21 पे. आप इसे कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चन में लिखा, शो दैट द पैराबोला f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन क्या, x इज इक्वल टू -b/2a. शो दैट द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू क्या लिखा है, -b/2a. ठीक है, क्लियर. आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए सपोज करना है कि ये कर्व जो है आपकी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन क्या है, x इज इक्वल टू k. सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू क्या है, k. तो मुझे तो k की वैल्यू आप क्या निकाल के दिखाएंगे, k की वैल्यू आप निकाल के दिखाएंगे -b/2a, -b/2a निकाल के दिखाएंगे. ये आपके बुक का रादर रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर. प्रोसीजर आपका सेम होगा, प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस
नहीं होगा। क्लियर? तो लिखिए स्टेटमेंट यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो, कि लेट द कर्व इज, लिखिए लेट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू के। लेट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, क्या लिखा आपने, x इज इक्वल टू के। लिखिए देयरफॉर लिखिए देयरफॉर f ऑफ k प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ k माइनस x। f of k plus x is equal to f of k minus x. Same process. लेकिन दिस implies, हाँ आपकी इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, a k प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस b k प्लस एक्स प्लस c इज इक्वल टू a k माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस b k माइनस एक्स प्लस c। इसको ओपन की, ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा bk प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bk माइनस bx प्लस c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन नेक्स्ट लाइन ए के स्क्वायर प्लस 2akx प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए के स्क्वायर माइनस 2akx प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के माइनस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ए के स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट बी के कैंसिल आउट। नेक्स्ट सी आपका कैंसिल आउट। कंफर्म? अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो टर्म बच रहा है वो है 2akx माइनस 2akx, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 4kakx, और इधर बचा है bx और माइनस bx, तो हो जाएगा माइनस 2bx, सॉरी माइनस माइनस प्लस ना, प्लस 2bx इज इक्वल टू 0। आप x कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 4ka प्लस 2b इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से ध्यान रखो कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 4ak प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b बाई 2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, जो ऑलरेडी आंसर्स में लिखा हुआ था, ठीक है, कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और हमने थोड़ी देर के लिए सपोज किया था कि वो x इज इक्वल टू k है और k की वैल्यू हमें ये निकाल के दिखानी थी। आज के लिए यहीं तक, ठीक है, बाकी इसके आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। कॉपी कर लिया आपने? चलिए आज के लिए यहीं तक।